हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, ये GS 5 की हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें मेरा प्रयास है कि पूरे जो आपके टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं सिलेबस के, सबको कंप्लीट करा दूं जल्द से जल्द। एंड कुछ टॉपिक्स हम कर चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आज हम कर रहे हैं। इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आज इसका ये दूसरा पार्ट है और इसके साथ ये वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने जब शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने किया था 11वां पॉइंट। ठीक है, तो ये सबसे पहले किया था हमने, उसके बाद ये वाला पॉइंट किया था, फिर हमने पॉइंट 1 से शुरू किया। हर पॉइंट को कवर किया गया है और हर पॉइंट के 2-3 वीडियोस हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ यूट्यूब की प्लेलिस्ट, क्योंकि मुझसे आप लोग फिर पूछते हैं कि समझ नहीं आ रहा, 1 लिखा है कैसे लिखा है, तो वो एक बार देख लीजिए, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा आपका। उससे पहले यदि आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं ये वाले, आई नो, बट स्टिल, क्योंकि वो चुनिंदा लोगों को बेनिफिट हो जाए और उनसे मैंने प्रॉमिस करा है कि ये कंप्लीट करवाऊंगी, इसीलिए सिर्फ मैं वीडियोस डाल रही हूँ। तो प्लीज़ आप एक लाइक तो एटलीस्ट कर दिया करिए, ताकि मुझे भी लगे कि एटलीस्ट 300 लोगों ने देखा तो 300 लाइक्स तो हैं। ठीक है, क्योंकि आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है तभी आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि प्रीलिम्स का जो ऑलरेडी मेरा ग्रुप चल रहा है, आई एम ऑलरेडी वेरी ओवरबर्डन्ड विद इट, लेकिन मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, इसको कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और अगर आपको लगता है किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो वो भी कर दिया करिए। एनीवेज, देख लेते हैं, एक बार दिखा देती हूँ, अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर कर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, ये हमारी प्लेलिस्ट है। ठीक है, ये जब प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो ये नंबर वाइज लिखा हुआ है कि जो नवा पॉइंट है सिलेबस का वो, और यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा 1, तो ये 90 पॉइंट का पहला पार्ट था। ठीक है, उसके बाद ये 90 पॉइंट का ही दूसरा पार्ट था। इस तरीके से आपको सब में दिखेगा 90 पॉइंट का तीसरा पार्ट। ठीक है, तो जो 9th पॉइंट है हमारे सिलेबस का, वो ये 3-4 वीडियोस में कवर हो गया। अभी फिलहाल के लिए ये मेरा नेट ऑफ है, इसलिए आपको शायद उतना सारे नहीं दिखा पाऊंगी मैं, लेकिन इससे समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पर वीडियोस पढ़े, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आ जाएगा अगर आप एक बार देखेंगे तो। पॉइंट वाइज सिलेबस हमारा ऐसे कवर हो जाएगा। राइट, चलिए तो वापस अब देख लेते हैं। देखिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले के जो व्यक्ति थे उनको हमने पर्सनालिटीज को देख लिया था, फ्रीडम फाइटर्स को, उसके बाद देखेंगे। देखिए, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग के लिए आपको कंटेंट चाहिए होता है। कंटेंट अगर आपके पास है, वर्ड्स की आपको ये पता है कि ये बातें हैं, 3-4 पॉइंट्स आपको रटे हुए हैं, और आपको आंसर राइटिंग का स्किल आता है। ठीक है, आंसर राइटिंग इज एन स्किल, सीरियसली सच बता रही हूँ। अगर आपने ये स्किल डेवलप कर लिया, इसीलिए मैं आंसर राइटिंग के लिए हमेशा रिकमेंड करती हूँ। खैर, अब प्रीलिम्स पास है तो अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट जनरली बता रही हूँ, इन नोट्स को आपको सिर्फ आंसर राइटिंग के साथ कर लेना है। आंसर राइटिंग कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ये नोट्स होंगे आपके पास एक बेसिक कवर करने के लिए, तो वो मोर देन इनफ होगा। राइट, तो ये काफ़ी जगहों से, काफ़ी सोर्सेज से रेफर कर ही नोट्स बनाती हूँ मैं, एंड काफ़ी मेहनत लगती है इनमें। आप लोगों को अगर हेल्प मिल रही है तो मैं सीरियसली बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए कि मेरी मेहनत आप लोग समझ रहे हैं। अगेन, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। एनीवेज, थोड़ा सा करना पड़ता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ आते हैं। देखिए, अशफाक उल्लाह खान जो है, ये शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था, और ये एक रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, आप लोग को पता है। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था, उसके ये सदस्य थे, और काकोरी ट्रेन एक्शन जो कि 1925 की घटना है, उसमें इन्होंने भाग लिया था। और काकोरी ट्रेन एक्शन के कई सारे लोगों को हो गई थी जेल, उसमें इनको भी जेल हुई थी, और इनको फाइनली फैजाबाद में इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। 1927 में इनको फांसी की सजा हुई थी। देखिए, कुछ ऐसे प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अशफाक उल्लाह खान के बारे में इतना। देखिए, एक चीज और बता दूं, जैसे कुछ पर्सनालिटीज आप सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, उनका थोड़ा सा रोल आपको पता है, तो इसीलिए आप किसी भी पर्सनालिटी को जो यूपी से रिलेटेड हो, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ये देखिए कि उनके सोशल विचार, सोशल कैसे थे वो। ठीक है, क्या उन्होंने महिलाओं के उत्थान से संबंधित काम किया है, क्या वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, एजुकेशन के लिए कुछ काम किया। ठीक है, क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके कुछ ना कुछ व्यूज थे ना, जैसे जवाहरलाल नेहरू की बात आती है तो वो समाजवादी विचारधारा, सोशलिज्म से प्रभावित थे। ठीक है, तो उनको एक सोशलिज्म वाले एस्पेक्ट से सोचकर देखिए। ठीक है, फ्रीडम फाइटिंग में, सॉरी, नेशनल मूवमेंट के समय उन्होंने कौन से आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, वो उनको जेल हुई, जैसे मान लीजिए
अगेन जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के थे, उनसे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर इन्होंने भाग लिया, कहाँ पर क्या किया। तो 2-3 अगर आपके पास एक डायमेंशंस होंगे कि हाँ इस व्यक्ति के बारे में हमें थोड़ा सा सोशली भी सोचना है, जिसमें 3-4 चीजें आ जाएंगी, महिलाएं, अनटचेबिलिटी, एजुकेशन, राइट। बाकी हेल्थ वगैरह इतना उस समय पर नहीं था। एंड देन उन्होंने कौन से कहाँ पर पार्टिसिपेट किया, उन्होंने पॉलिटिकली उन्होंने आईएनसी को लीड किया, अध्यक्षता की, कौन से सेशन में अध्यक्षता की, जब उन्होंने अध्यक्षता की मान लो तब क्या कोई ऐसा कानून लाया गया था, कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास किया गया था। इन एंगल्स को हमको सोचना है, ठीक है, और उन एंगल से मिलाकर हम अपना आंसर बना सकते हैं। जैसे ये लोग हो गए, अशफाकुल्ला खान वगैरह के बारे में हमने इतना नहीं पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री में, हमने थोड़ा सा ही पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अब ये लोग यूपी को बिलोंग करते थे तो इनके 2-3 पॉइंट्स हम अपने पास लिख लें, क्योंकि इससे ज्यादा आपको कहीं और मिलेगा भी नहीं, किसी सोर्स में इनके बारे में आपको डिटेल नहीं मिलेगी। अगर अदरवाइज इनकी बहुत बड़े बड़े जो अगर एक एक व्यक्ति की कोई बुक पढ़े तो उनसे शायद उससे कुछ निकाला जा सके, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा बेसिक पता होगा तो आप उससे आंसर फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। फिर सिमिलरली चंद्रशेखर आजाद की बात आती है, तो चंद्रशेखर आजाद जो थे ये चंद्रशेखर तिवारी थे इनिशियली, इनका नाम वास्तविक चंद्रशेखर तिवारी था। अब जैसे ये लाइन लिखी है यहाँ पर, फियर्स पेट्रियोटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड हिम, या फिर इनसे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है, बिकॉज इनके अंदर क्या था, एक उग्र देशभक्ति थी और साहस था। अब ये वाला जो शब्द है फियर्स पेट्रियोटिज्म एंड करेज, ये थोड़ा लर्न करके रख दो, रेवोल्यूशनरी से संबंधित आए तो ये वाली 9 वर्ड्स हमको डालने हैं, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में कीवर्ड्स आपके यही होंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, थोड़े से पहले इसके थोड़े से पॉइंट्स ऊपर नीचे हैं। सबसे पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। इन्होंने भी काकोरी ट्रेन एक्शन जो 1925 में हुई थी उसमें इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने शायद ना पढ़ा हो, वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे उस समय पर, उनकी जो ट्रेन थी उस पर उसका भी प्रयास किया गया था, उस पर बम मारने का, ठीक है, 1926 में। उसके बाद जेपी सॉन्डर्स जो थे, इनको गोली चलाने का भी इन पर प्रयास किया गया था, इनको मारा गया था गोली, ये 1928 की घटना थी। तो इन सभी घटनाओं से संबंधित है ये, ठीक है। और ये जो एचआरए था इसको 1928 में एचएसआरए के रूप में पुनर्गठित किया गया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। उसके बाद इनके बारे में थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन है बाकियों से। इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में। वैसे एग्जैक्ट डेट्स नहीं जरूरी होती है, लेकिन कुछ कुछ ये जैसे रेलेवेंट डेट है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद के, जब चारों तरफ से इनको अंग्रेजों ने घेर लिया था, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट हो गया। उसके बाद अब कुछ पॉइंट्स इनसे रिलेटेड और क्या हमारे पास आ जाएंगे कि अगर चंद्रशेखर आजाद से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, पहली बात तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जैसे इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया और क्रांतिकारी थे ये, क्योंकि आपको पता है असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा, तो कुछ ऐसे लोग थे जो जिनको लगा था कि नहीं, शांति के मार्ग से हम स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकते, हमको अब हथियार उठाने पड़ेंगे, और कई सारे लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में लग गए थे, ठीक है। और उसी समय पर एक क्रांतिकारी फेज, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का फेज एनसीएम के बाद होता है, ठीक है। तो उन्हीं क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद भी थे, और इनको जब अरेस्ट कर लिया गया तो इनको मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया गया तो इन्होंने अपना नाम क्या बताया था, आजाद, और इन्होंने अपने पिता का नाम बताया था स्वतंत्रता, और अपना घर कहाँ बताया था, जेल, ठीक है। तो ये बड़ी बात हो जाती है, तो अगर आपको कहीं पर ऐसा पॉइंट ऐड करना हो तो कर सकते हैं। इन्होंने जो असहयोग आंदोलन में भाग लिया था वो क्यों लिया था, क्योंकि जलियांवाला बाग की जो मैसेकर हुआ था उससे ये काफी ज्यादा परेशान हुए। उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए इनसे संबंधित। उसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू से डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे बनने की संभावना कम रहती है क्योंकि बड़े पर्सनालिटी हैं, लेकिन एनालिसिस वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वो आ सकता है। जैसे अगर आपको याद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के मेंस में, जब पहली बार ये पैटर्न आया था, ठीक है। तो सिमिलर लाइंस पे पूछा जा सकता है, और जवाहरलाल नेहरू हमारे उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, इसीलिए हमको इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज तो आप सबको होगी वैसे, बट इनका जो एनालिटिकल पार्ट है वो आप थोड़ा सा कर सकते हैं GS 1 में, उसको मैंने यहाँ पर नहीं जोड़ा है। हमने गोविंद वल्लभ पंत जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे उनको एनालाइज करेंगे हम इसमें, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बारे में ज्यादा एनालाइज नहीं किया है। थोड़े थोड़े पॉइंट्स देख लीजिएगा स्टैटिक, और फिर जैसे मैंने डायमेंशन स्टार्टिंग में बताए हैं उन डायमेंशन से आप इनके रोल को लिख सकते हैं,
ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और आया है, यूपीएससी में पूछा गया है शायद गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की जो पर्सनालिटीज थी उनमें आपको कंपैरिजन करना था इस तरीके से, तो ये वाला क्वेश्चन आपका GS1 में आ सकता है, राइट, GS1 के मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में। तो आप लोग चाहें तो इस पर एक आंसर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, दोनों लोगों का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमें पता है गांधी जी ने ये किया, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया, लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनालिटिकली आंसर को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर होगा तो आगे चलकर मैं मेंस की सीरीज शुरू करूंगी तो उसमें ये आंसर कवर कर लेंगे। एनीवेज वापस आ जाते हैं अभी फिलहाल। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे ये प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, 14 नवंबर इनकी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको पता है चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। एक ये 1889 इसलिए लिखा है मैंने कि अगर आप लोगों को, वैसे तो हमें किसी के ईयर्स नहीं याद रखने होते हैं, लेकिन कई बार अगर हम ईयर्स याद रखते हैं तो हमें उस इंसान की पर्सनालिटी, उसकी सोच पता चल पाती है, ठीक। अब हमको ऐसे पता नहीं है गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में कितना एज डिफरेंस था, साथ के थे, छोटे थे, बड़े थे, क्या था। गांधी जी ने जब मूवमेंट स्टार्ट करी तो उनकी एज क्या थी, तो जब हमें इंसान की एज पता होती है तो उसकी सोचने की, अब जो एक टीनेजर होगा वो डिफरेंटली सोच रहा होगा, ठीक है, और एक मिडिल एज इंसान डिफरेंटली सोचता है, ठीक है। हर उम्र के साथ हमारी जो सोचने की क्षमता है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आता है। सिमिलरली इसलिए मुझे लगता है कई बार पर्सनालिटीज का हमें पता होना चाहिए, हम आंसर में लिखे चाहे ना लिखें। तो गांधी जी जो थे उनका जन्म हुआ था 1869 में, और 20 साल बाद जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, दोनों लोगों में 20 साल का डिफरेंस था, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले 1912 में बांकीपुर कांग्रेस में एक डेलीगेट के रूप में, एक प्रतिनिधित्व के रूप में इन्होंने इसको ज्वाइन किया था। जो होम रूल लीग थी उसके ये सचिव रहे थे, बने थे। देन उसके बाद हम देखते हैं इनकी गांधी जी से पहली मुलाकात 1916 में देखने को मिलती है, ठीक है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने किसान मार्च प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज की थी 1920 में। फिर हम देखते हैं सितंबर 1923 में इनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसके बाद 1926 में हम क्या देखते हैं कि बेल्जियम में एक कांग्रेस आयोजित हुई थी, कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनैलिटीज, उसमें ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। 1926 में ही इन्होंने स्थापित क्या किया था, इन्होंने कांग्रेस का जो गोल है उसको स्वतंत्रता एग्जैक्टली कि इंडिपेंडेंस कांग्रेस का गोल हो, इसके लिए प्रयास किए थे। 1926 से ये इंस्ट्रूमेंटल रोल उसमें निभा रहे थे। 1928 में हम देखते हैं जब साइमन कमीशन के बाद लाठीचार्ज हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू भी उसके अगेंस्ट प्रोसेशन कर रहे थे और इनके ऊपर भी लाठी चली थी लखनऊ में, ठीक है। ये छोटे छोटे से फैक्ट्स है, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एनालिटिकल, तो यहाँ पर हमने एनालिटिकल नहीं किया है, बट अगेन आपको ये हेल्प करेगा। आपको ये हेल्प कैसे करेगा कि आपको कहीं एग्जाम्पल डालना है, कहीं कुछ मोटा कंटेंट डालना है, एनालाइज करने में तो बहुत जनरलाइज्ड पॉइंट लिख देंगे ना। फिर आगे चलकर जो नेहरू रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, उसमें कई सारे लोग सिग्नेटरीज थे, हस्ताक्षरकर्ता, उसमें भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। उसके बाद लाहौर सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। इनको कई बार जेल हुई थी 1930 से 35 के बीच में। फिर इन्होंने एक किताब लिखी थी एन ऑटोबायोग्राफी, जिसको टुवर्ड फ्रीडम भी कहा जाता है। ये 14 फरवरी 1935 को कंप्लीट हुई थी फाइनली, अल्मोड़ा जेल से लिखी थी इन्होंने। और ये जो किताब है इसको टुवर्ड फ्रीडम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये हमारा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आगे चलकर जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 7 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो सेशन हुआ था बॉम्बे में, उसमें इन्होंने इसको मूव किया था और आगे चलकर इनको अरेस्ट कर लिया गया और अहमदनगर फोर्ट में रखा गया। पहले वाली जो टुवर्ड्स फ्रीडम वाली किताब थी उन्होंने कहाँ लिखी थी, अल्मोड़ा जेल में, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस समय पर क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर ये कहाँ पर थे, अहमदनगर फोर्ट में, ठीक है। फिर आता है अब गोविंद वल्लभ पंत, उनको हमने एनालाइज नहीं किया, उनके स्टैटिक पार्ट्स देख लिए। अब हम गोविंद वल्लभ पंत को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को हम GS1 में पढ़ते हैं, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत के बारे में हमको डिटेल्स नहीं पता है। और अगर हमारा GS5 का पेपर ना होता तो शायद हम अभी भी ना पढ़ रहे होते। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था, ठीक है। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एक प्रेम सभा स्थापित की थी जो काम
कर रही थी विभिन्न प्रकार के सुधार लाने के लिए। अब इन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक क्या क्या चीजें करी हैं वो देखेंगे, और फिर स्वतंत्रता के पश्चात क्या चीजें करी हैं वो देखेंगे। इनको इलेक्ट किया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। उस समय पर उत्तर प्रदेश का नाम ये था। उस समय पर इनको वहां की विधानसभा में निर्वाचित किया गया था। ये स्वराज पार्टी के कैंडिडेट भी रहे थे नैनीताल से। उसके बाद हम देखते हैं 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, याद आया, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है, 1937 में होते हैं। उस समय पर इनको प्रीमियर नियुक्त किया गया था। प्रीमियर यानी कि वर्तमान में हम चीफ मिनिस्टर का पोजीशन कहते हैं, लेकिन उस समय पर अंग्रेजों के अधीन ये थी, ठीक है। फिर हम देखते हैं 1946 के संयुक्त प्रांत के चुनाव में भी ये प्रीमियर नियुक्त हुए थे। तो पहले 1937 में हुए, फिर 1946 में जब दोबारा चुनाव हुए तब भी ये नियुक्त हुए। उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात ये भारत के प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। 1955 से 61 के बीच में ये गृह मंत्री भी रहे। तो ये इनसे संबंधित मोटे मोटे पॉइंट्स हो गए। अब इनके योगदान से संबंधित बात करेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए इनका रोल एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इनकी क्या भूमिका रही, तो क्या बताएंगे? थोड़ा तो एनालाइज करना पड़ेगा ना इनके स्टेप्स को। सबसे पहले इन्होंने जमींदारी जो प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए कदम उठाए थे, ठीक है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया था उत्तर प्रदेश में। इन्होंने जो किसान थे, किसानों के ऊपर जो कृषि कर लगता था उसको कम करने का प्रयास किया। फिर इन्होंने किसानों के उत्थान के लिए और अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए कई सारे कार्य किए, ठीक है। फिर एक जो कॉन्क्रीट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो है हिंदू कोड बिल, ये उत्तर प्रदेश में लेकर आते हैं। इससे हुआ क्या, इसको पारित किया गया इनके समय पर, जिससे जो हिंदू पुरुष थे उनको एक विवाह, मोनोगैमी को कंपलसरी कर दिया गया कि एक ही विवाह करेगा हिंदू पुरुष, और हिंदू महिलाओं को तलाक और पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया, ठीक है। तो इनके समय पर ये इंपॉर्टेंट चीजें हुई हिंदू कोड बिल के माध्यम से। फिर इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक अगर डायमेंशन देखें तो इन्होंने लगभग 2 लाख सहकारी समितियां स्थापित करवाई। इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, ठीक है। तो इकोनॉमिक डायमेंशन कवर हो गया। गांवों के विकास के लिए इन्होंने बहुत काम किया। फिर एक उस समय पर एक कुली बेगर लॉ था। कुली बेगर लॉ क्या था, बेसिकली इसमें जो कुली थे उनको ब्रिटिश अधिकारियों का जो सामान उठाते थे, भारी सामान, इसको बिना किसी भुगतान के ले जाने के लिए मजबूर किया जाता था कि तुम सामान उठाओ लेकिन पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई। साथ में इन्होंने जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, कुटीर उद्योग, उनको भी प्रोत्साहित किया। तो इनका एक ये इकोनॉमिक डायमेंशन वाले 2-3 पॉइंट्स आपके सामने आ गए। तो आप चाहें तो आप इकोनॉमिक डायमेंशन डालकर ये 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए जो पृथक निर्वाचक क्षेत्र की बात की गई थी इसके अगेंस्ट भी इन्होंने आवाज उठाई। तो एक इनका ये सोशल पॉइंट हो गया। फिर अब कंक्लूड जब हम इनके आंसर को करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि इनको मेकर ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश कहा जाता है, आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माता थे। और इनको भारत रत्न भी मिला है 1957 में। किसी को भी भारत रत्न मिला है तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो उनको मिला था तो उसको हम कंक्लूजन में जरूर मेंशन करें, या फिर चाहें तो इंट्रोडक्शन में जरूर मेंशन करें, क्योंकि एक बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है पूरा गोविंद वल्लभ पंत को। उसके बाद हम थोड़ा सा अभी और देखेंगे। अब जैसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका नाम अगर आप कानपुर से है तो जरूर सुना होगा, क्योंकि GSVM मेडिकल कॉलेज है कानपुर में। तो ये बेसिकली जर्नलिस्ट थे। ये प्रयागराज के थे, कानपुर में आकर बस गए थे। हिंदी न्यूज़पेपर इन्होंने निकाला था प्रताप, ठीक है। और असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। तो ये 3-4 पॉइंट्स अगर हमारे पास हैं तो 8 नंबर का आंसर हम थोड़ा बहुत बना सकते हैं। इससे ज्यादा पॉइंट्स आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। और इससे ज्यादा अगर आप एक ही व्यक्ति के ऊपर लिखेंगे तो फिर आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा और आप लर्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ पॉइंट्स रखिए अपने नॉलेज में, ताकि उनका यूटिलाइजेशन करके आप अपना एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकें। देन पंडित मदन मोहन मालवीय, ये कहाँ के थे, ये भी प्रयागराज के थे। ये INC के प्रेसिडेंट कब बने हैं, लाहौर सेशन में 1909 के, दिल्ली में 1918, फिर दिल्ली ही सेशन हुआ था 1932 में, फिर कलकत्ता में 1933 में। अगेन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है।
इन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की स्थापना की थी 1906 में। बीएचयू की इससे संबंधित थे। देन देखिए, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ बीएचयू याद आएगा और बाकी कोई पॉइंट नहीं याद आएगा, इसीलिए ऐसे पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद महामना का जो इनका टाइटल था वो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अब इनके कुछ साप्ताहिक थे, कुछ पेपर्स थे जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगेन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में जब आप पढ़ेंगे तो एक चीज याद रखिएगा, कई बार वो ये नहीं पूछेगा कि वो कौन सी लैंग्वेज का था, वो एक बार ये भी पूछा है कि वो एक वीकली पेपर था, यानी कि साप्ताहिक पेपर था, दैनिक पेपर था या मासिक था। ठीक है, तो ये वाला चीज भी याद रखा करिए। तो इनका ये जो अभ्युदय पेपर था 1907 में इन्होंने शुरू किया, हिंदी भाषा का था। अंग्रेजी भाषा का दैनिक पेपर था, यानी कि रोज निकलने वाला, लीडर ऑफ इलाहाबाद, 1909 में शुरू किया था। और हिंदी भाषा का एक मासिक पेपर था, मर्यादा, 1910 में शुरू किया गया था। तो अभ्युदय जो कोचिंग चल रही है, ये नाम मदन मोहन मालवीय ने अपने पेपर को दिया था और ये एक साप्ताहिक था। अभ्युदय कोचिंग मतलब जो सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को जिनके पास सुविधाएं नहीं है उनको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड की जा सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। ठीक है, अब देखिए, अब इन्होंने जिन डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो इनके विचारधारा और इनकी भूमिका, इनका रोल अगर पूछा जाएगा तब आप उसको आंसर कर लेंगे। सबसे पहले जिन कई मुद्दों में की बहस में इन्होंने जो हिस्सा लिया है, सबसे पहला पॉइंट हो जाता है, इन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, इसके ये समर्थक थे, इसमें इन्होंने हिस्सा लिया। तो अगर हमारे सामने कोई रोल की बात आती है मदन मोहन मालवीय के, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको एक जनरल पॉइंट है, जो आपको जनरली नहीं पता होगा, एक अच्छा पॉइंट है। अमीन, फिर अगला पॉइंट हम देखें, ब्रिटिश उपनिवेशों में जो भारतीय गिरमिटिया मजदूर थे, इनके भर्ती के प्रतिबंध लगाने की बात की। थोड़ा सा गंदा हो गया है ये, मजदूरों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। तो ये जो बेसिकली गिरमिटिया थे, इनके मजदूरों पर प्रतिबंध लगाने की बात करी। ये गिरमिटिया थे क्या, जैसे कि जो भारतीय मजदूर थे इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बाहर जाते थे और प्लांटेशन क्रॉप्स में वहां पर लगा देते थे। ठीक है, तो इनका बहुत ज्यादा शोषण होता था वहां पर, तो इसके विरुद्ध भी इन्होंने आवाज उठाई। इसके साथ साथ इन्होंने रेलवे के राष्ट्रीयकरण की बात की। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक जो पॉइंट आता है कि अगर ऐसा किसी व्यक्ति से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इंट्रोडक्शन में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि यूपी, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलस एंड कल्चरली रिच स्टेट्स, has produced many prominent personalities across various fields from politics to sports, ठीक है, to entertainment। इस तरीके से इस लाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं। वही लाइन हिंदी में लिखी है। देखिए, कई बार हमारे पास शब्दों की कमी हो जाती है जब हम लिखने बैठते हैं, इसीलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हमारे पास शब्द भंडार रहे। शब्द भंडार रहेगा तो कुछ कुछ पॉइंट्स को भी हम आगे बनाकर जोड़कर लिख लेंगे। ठीक है, अब जैसे एक चीज है, ये जो इंट्रोडक्शन है, इसको आप कब यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश के लोगों की भूमिका रही है उनका आ जाए, या फिर स्पोर्ट्स में जो भूमिका रही है उत्तर प्रदेश के लोगों की, उसके बारे में लिखिए। ठीक है, इस तरह से पॉइंट्स आ सकते हैं। तो हमारे पास होना चाहिए दिमाग में कि अगर पॉलिटिक्स की बात आएगी तो ये 4 नाम है, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एक आउटलाइन बनाकर चलिए। जैसे पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति की बात आएगी तो जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मायावती और जो प्रेजेंट में लीडर्स हैं उनको भी। ठीक है, तो इन सारे लोगों के नाम आप थोड़ा सा दिमाग में रखकर सबके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिख सकते हैं। देन थोड़ा सा अब हम देखेंगे, सुचेता कृपलानी जो थी, ये आपको पता है पहली महिला चीफ मिनिस्टर रही हैं, और पहली महिला चीफ मिनिस्टर यूपी की रही हैं और पूरे भारत में किसी भी राज्य की भी रही हैं। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो 4थे नंबर की थी। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन, योगदान बहुआयामी रहा है। इन्होंने जो काम किए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक काम हो जाता है कि इन्होंने राहत गतिविधियों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में 1934 में जब भूकंप आया था तो उसमें इन्होंने भूमिका निभाई। नोआखली में 1946 में जब विभाजन के समय पर दंगे हो रहे थे तब ये वहां पर मौजूद थी और इन्होंने वहां पर अहम योगदान दिया। ठीक है, उसके बाद ये ऑल इंडिया महिला कांग्रेस यानी कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की संस्थापक भी रही हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बताऊं, जो इनके सुचेता कृपलानी के हस्बैंड थे, जेबी कृपलानी, ये लगभग इनसे 20 वर्ष बड़े थे। ठीक है,
और इनकी शादी के अगेंस्ट थे उस समय के लीडर्स। इवन महात्मा गांधी ने सपोर्ट नहीं किया था इनकी शादी को, बाद में आगे चलकर मान गए थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने पहले कहा था कि नहीं, ये विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा था इसका। ठीक है, थोड़े से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं, तो हमें अगर याद रहते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, इनको हम ध्यान से सुनते हैं तो आसपास की स्टोरी भी याद आ जाती है। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने फिर से एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए ये भूमिगत हो गई थी, और बाद में लेकिन इनको पकड़ लिया गया था पटना से। ठीक है, और कई महीने फिर ये लखनऊ में जेल में बंद रही। उसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट करी वो पढ़ लेते हैं। इन्होंने जनवरी 1965 में 65 से 10वीं कक्षा में जो भी लड़कियां पढ़ रही थी, 10वीं कक्षा तक की सभी लड़कियों की जो भी स्कूल फीस थी वो माफ कर दी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की तरफ काम किया। ठीक है, कि महिलाओं को पढ़ाया जा सके। इन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी स्थापित करवाई, जिनका नाम आगे चलकर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और CSJMU, ठीक है, CSJMS छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये हो गया। इन्होंने और क्या किया, इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में और काम किए हैं। इन्होंने गोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना करवाई। ठीक है, अब ये उत्तराखंड में है। और इन्होंने मेरठ में एक नया मेडिकल कॉलेज भी स्थापित करवाया था। राइट, फिर हम ये देखते हैं कि इनके समय पर एक चिंता का विषय इनके लिए ये था कि जो SC है, जो शेड्यूल कास्ट है, इनके लिए जो 18% आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, तो उसमें कई सारी पोजीशंस रिक्त थी। तो इन्होंने क्या किया, इनकी सरकार के द्वारा ग्रुप C और ग्रुप D में लगभग 24% और 45% तक कर दिया गया था रिजर्वेशन। और जब वो फिल होकर 18% का जो उनका उद्देश्य था ओवरऑल वो पहुंच गया, तब उन्होंने फिर इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, इनके समय पर इन्होंने एक चीज और करी। इन्होंने पुलिस रेडियो यूनिट की मदद से चंबल घाटी का जो इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा डकैती होती थी पहले। ठीक है, बहुत ज्यादा ये रीजन अनपॉपुलर रहा है, तो उसमें डकैतों को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था थी उसको स्थापित करने में भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इनके समय पर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का गठन किया गया था। देखिए, इसमें सारे पॉइंट्स में इतना कुछ समझाने वाला नहीं है, लेकिन ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है बहुत ही वैल्यूएबल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो शायद आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। कहीं पर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखो, भ्रष्टाचार के अभिशाप को भी इन्होंने समझा, और इन्होंने सार्वजनिक सेवाओं में, यानी कि जो पब्लिक सर्विसेज थी उसमें जो भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ रहा था, उसके लिए इन्होंने कहा कि ये नॉर्मल ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए बाधक है। ठीक है, तो करप्शन के विरुद्ध भी इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। अब इनके ये सारे पॉइंट्स हो गए, लेकिन इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया गया। अगर इनके रोल के बारे में आ जाए कुछ एनालाइज करने के लिए, तो एक पॉइंट आप ये भी डाल सकते हैं कि वैसे तो ये हिंदी भाषा की बहुत बड़ी समर्थक रही थी, लेकिन इनके ऊपर ये एलिगेशन लगा था कि जो सरकारी अधिकारी हैं, जो अंग्रेजी मानसिकता रखते हैं, उनसे ये प्रभावित थी, जिसके कारण लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये वाला इनके ऊपर एलिगेशन लगता था। ये हमारी चीजें हो गई सुचेता कृपलानी से संबंधित। ठीक है, तो पहले हमने चीफ मिनिस्टर देख लिया और पहले महिला चीफ मिनिस्टर देख ली, उनसे संबंधित थोड़ा सा एनालिटिकल पोर्शन भी देख लिया। अब कुछ फेमस पर्सनालिटीज, जैसे अब कला से संबंधित आ जाएगी, कुछ फेमस पर्सनालिटीज के बारे में लिखो। तो जैसे ये रहे हैं पंडित रविशंकर, बनारस के हैं, और इन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, ज्यादा इनके बारे में आपको नहीं देखना है, नाम देख लीजिए, क्योंकि ये लोगों के नाम टफ है। अगर आपके बारे में आपसे आ जाएगा कुछ आर्ट से संबंधित, तो इन लोगों के नाम ही नहीं याद आएंगे आपको। ठीक है, सुल्तानपुर के थे मजरू सुल्तानपुरी, ये उर्दू पोएट थे और भारतीय उर्दू कवियों में से ये एक थे। ठीक है, फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये बिहार में पैदा हुए थे लेकिन ये वाराणसी में आकर बस गए थे। शहनाई वादक रहे हैं ये, हम लोगों ने प्रीलिम्स में पढ़ा है इसको। इनको भारत रत्न भी मिला था 2001 में। ठीक है, फिर हरिवंश राय बच्चन, इनकी अगर आपको पॉइंट लिखना है तो इनकी कोई किताब लिख दीजिए। ठीक है, इनकी कोई पोएम लिख दीजिए। देन एक और नाम आप लिख सकते हैं, रघुपति साहे फिराक गोरखपुरी यानी कि गोरखपुर के होंगे। ठीक है, तो ये 4-5 नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर इनकेस ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इनको लिखकर आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। फिर सिमिलरली स्पोर्ट्स में, अब स्पोर्ट्स में ध्यानचंद, जिनकी वजह से आज हम 29 अगस्त को जो बनाते हैं
स्पोर्ट्स डे के रूप में, वो इन्हीं की मेमोरी में मनाया जाता है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के रहे हैं, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इनको मिले हैं, ठीक है। मतलब इनके समय पर 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स मिले हैं हॉकी को, इसीलिए इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर स्पोर्ट्स की बात आ रही है तो उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में ध्यानचंद को मेंशन करना ही है। फिर सुरेश रैना, प्रवीण कुमार, ये क्रिकेटर्स रहे हैं, इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। देन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि ये हुआ है हमारा पेरिस ओलंपिक्स 2024 का, इसमें इंडिया को मिले हैं कुल 6 मेडल्स, ठीक है। ये कुल 6 मेडल्स में इंडिया के आप देखेंगे तो 5 ब्रॉन्ज है यानी कि कांस्य और 1 सिल्वर है जो कि नीरज चोपड़ा को मिला है, एक भी गोल्ड नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन है, ये हमारे लिए थोड़ा सा देखने वाली चीज हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो हॉकी की टीम को मिला है ब्रॉन्ज मेडल, उसके 2 व्यक्ति हैं, ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन मान लो डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन कहीं पर हमको एग्जाम्पल कोट करना है, ठीक है, और आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ कोट किया, ऐसे में ही कोट किया, और फिर आपने हॉकी के ये 2 व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से थे, ठीक है, उनका नाम कोट किया, तो वो अपने आप में आपके आंसर को लोगों के आंसर से अलग कर देगा, ठीक है। क्योंकि लोग इतना ध्यान नहीं देंगे, अगर वो प्रीलिम्स में पढ़ेंगे भी तो शायद वो उसको मेंस में कैसे कोट करना है वो ना कर पाए, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये वाराणसी के हैं, ये गाजीपुर के हैं, और ये पेरिस ओलंपिक्स में जो हॉकी की टीम को कांस्य पदक मिला है उसमें ये सम्मिलित थे, ठीक है। तो इसके साथ हमने पर्सनालिटीज देख ली हैं। आई नो पर्सनालिटीज में और बहुत सारे लोग आ सकते हैं और कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोल रखा है करंट अफेयर्स से थोड़ा देखते रहिएगा। किसी की पुण्यतिथि है, कुछ ऐसा मनाया जा रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ लें। अदरवाइज मोटे मोटे हम तैयार कर लें, बाकी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमारी थोड़ी सी एनालिटिकल पावर अगर डेवलप हो जाएगी, हमने GS 1 सही से किया है तो हम उस कंटेंट को यूज करके किसी भी पर्सनालिटी के लिए लिख सकते हैं, ऊपर नीचे की थोड़ी सी कहानी बनाकर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भी प्रिपरेशन कर रहा है या फिर जो भी एग्जाम देगा, वो सारे लोगों को नहीं प्रिपेयर कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें रैंडमनेस रहती है, ठीक है। तो फिलहाल इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, और वहां पर भी मुझसे आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।